हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आपको पता है बच्चों कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और इसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ता है अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। वही वर्क आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बहुत से केस हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट केस देखो इसका क्या है। तो केस वन है हमारा वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस मीन्स यहाँ हम वर्क निकालेंगे किसी बॉडी को स्लाइड करने के लिए कौन से सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो दोस्तों सपोज ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है ये, और इस ब्लॉक पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में। ये दिस इज माई अप्लाइड फोर्स P। मतलब मैं P फोर्स लगा के इस ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टली खींच रहा हूँ। तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और अगर मैं ये मानूँ कि मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूँ P फोर्स अप्लाई करके सच दैट कि इस ब्लॉक में कोई एक्सेलेरेशन ना आए, तो इसका मतलब हमारे पास मतलब जब पहली बात तो बच्चों जब इस ब्लॉक को मैं मूव करवा रहा हूँ तो जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब दूसरा मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो इसका मतलब मेरी जो अप्लाइड फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। P शुड बी इक्वल टू F ऑफ K। अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरा जो हमारा ब्लॉक है इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। W इज इक्वल टू mg। हमें पता है ये जो ब्लॉक है ये सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, जो इसका खुद का वेट होगा। और हमने बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पढ़ी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का हमें मिलता है अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन इसको देगा R। अब सिनेरियो आपके सामने क्लियर है, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमारा किसके इक्वल होने वाला है, इस ब्लॉक के वेट के इक्वल, क्योंकि देखो अपोजिट है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट R इज इक्वल टू mg। और दूसरा, अब जैसा मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि विदाउट एक्सेलेरेशन मूव करे हमारा ब्लॉक, तो इसका मतलब हमारी अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये जीरो एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोस्तों हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और वहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है म्यू के इंटू आर। यहाँ पे म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ रखूँगा तो मेरे पास अप्लाइड फोर्स आ जाएगी म्यू के इंटू आर। दिस इज इक्वेशन 3। तो अब हम वर्क निकाल सकते हैं। सपोज हमारा जो ब्लॉक है यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो S है। तो हमारा जो वर्क किया हमने इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वो क्या आ जाएगा कि जो फोर्स थी मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट हुई ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ से फिर हमारा वर्क आ जाएगा म्यू के इंटू आर, ये फोर्स म्यू के इंटू आर इंटू एस। फर्दर आर हमें पता है किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। तो यहाँ से हमारा जो वर्क आएगा वो आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी इंटू एस। सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कि जब ब्लॉक बच्चे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करता है तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके सामने है, म्यू के एम जी इंटू एस। क्लियर। तो ये था फर्स्ट केस हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट केस कि अब हम ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव ना करवा के एक इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराएंगे ऊपर की तरफ। तो देखो
तो नेक्स्ट केस है हमारा कि केस नंबर 2 कि वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, कि मतलब अब की बार बच्चों हम किसी ब्लॉक को स्लाइड करवाएंगे एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ। तो एक मैंने इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ये तो ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे मैं इस ब्लॉक को मूव करवा रहा हूँ ऊपर की तरफ। सपोज जो ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। मतलब ऐसे बच्चों एक सरफेस रखा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और ये हमारा ब्लॉक है जिसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स इस पे लगेगी वो कहाँ लगेगी बच्चों, ऐसे ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं या ये कौन कौन सी फोर्सेस लगा रहा है। तो सभी फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों इस ब्लॉक का जो खुद का वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। W = mg। वेट हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ लगता है। तो वेट इसका लगेगा नीचे की तरफ। अब दूसरा, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा वो ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा इस तरह से लगेगा ऊपर की तरफ, ये R। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, इस तरह। अब दोस्तों इस वेट के, जो मेरा वेट है ये mg, इसके मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन को नीचे की तरफ एक्सट्रापोलेट करता हूँ ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मेरा कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, अब ये प्रूव कर सकता हूँ मैं कैसे, देखो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ही ऐसे जा रही है लाइन, ये एंगल थीटा है, और यहाँ मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ और इस प्लेन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो ये वाला एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल मेरा हुआ 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये करके आ जाता है एंगल 90 माइनस थीटा। अब फर्दर ये टोटल एंगल 90 है तो ये एंगल भी मेरा आ जाता है 90 माइनस थीटा करूँगा तो थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। तो इस वेट के अब मैं दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ, एक तो इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा mg sin थीटा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो गया mg sin थीटा और एक हो गया mg cos थीटा। तो वेट के दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो बस ये था डायग्राम, और जहाँ एक बार डायग्राम बन गया उसके बाद क्लियर हो जाती है पिक्चर। अब हम इसे बेटा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगी। तो यहाँ पे हमें क्या कुछ पता चलता है इस डायग्राम से, एक तो बेटा हमें पता लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट का कोस थीटा वाला कंपोनेंट। मतलब R हमारा किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा। देखो R शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, ये अपोजिट है एक दूसरे के, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। दूसरा दोस्तों जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, इट मस्ट बी इक्वल टू, अप्लाइड फोर्स इस तरफ लग रही है और इससे अपोजिट कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक mg sin थीटा। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होगी, mg sin थीटा, मतलब वेट का mg sin थीटा वाला कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये आएगा। तो यहाँ से बच्चों फर्दर हमारी अप्लाइड फोर्स बन जाएगी mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल लेंगे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन यूज कर लेंगे। हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन R, और नॉर्मल रिएक्शन R क्या है, mg cos थीटा। तो ये बन जाता है म्यू के mg cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा म्यू के इंटू mg cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ गई बच्चों, mg तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया sin थीटा प्लस म्यू के इंटू
कॉस थीटा। तो ये हमारी फोर्स आ गई बच्चों। हमें क्या निकालना है? वर्क। अब वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने माना कि इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो एस हुई, मतलब ब्लॉक अभी यहाँ था, कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में हुई एस। तो वर्क क्या आ जाएगा हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क यहाँ से आ जाएगा बच्चों, फोर्स है हमारी एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। तो हमारा वर्क आ गया बच्चा पार्टी एम जी एस इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। कि ऊपर की तरफ इसको खींचने में फ्रिक्शन के अपोजिट जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसका एक्सप्रेशन ये यहाँ पे हमें मिल गया। तो क्लियर है यहाँ तक? आई होप सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अभी के अभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, थर्ड केस पे, लास्ट केस। थर्ड केस है, अब ये जो केस था इसमें इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करवा रहे थे ऊपर की तरफ। अब थर्ड केस में कहाँ मूव कराएंगे उसको? नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड केस। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। थर्ड केस है बच्चों हमारा कि वर्क डन इन स्लाइडिंग अ बॉडी इन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब नीचे लेके आ रहे हैं उसको। तो अब की बार देखो, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा एंगल बना रहा है, और इस प्लेन पे यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक को बेटा हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ P, और फ्रिक्शनल फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है F के। यही होगा, ठीक है, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ब्लॉक का mg, और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसे मिलेगा इस तरफ। अब इस वेट के, जो ये वेट लग रहा है नीचे, इसके मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो दो कंपोनेंट हो जाएंगी। एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर बनेगा mg cos थीटा और इधर बनेगा ये mg साइन थीटा। तो इस तरह से बच्चों हमने वेट के दो कंपोनेंट कर लिए, mg cos थीटा और mg साइन थीटा। तो डायग्राम बन गया। अब जस्ट इसी डायग्राम को स्टडी करना है। तो डायग्राम को ध्यान से देखो। नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा। और इस बार दोस्तों आपके पास यहाँ पे क्लियर है कि जिस तरफ अप्लाइड फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारी वेट का जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा वो भी लग रहा है। तो इसीलिए दोस्तों किसी भी ब्लॉक को नीचे उतारना आसान होता है, क्योंकि उसी ब्लॉक का जो वेट है उसका कुछ कंपोनेंट हमारी फोर्स में ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ टोटल फोर्स जो लेके आ रही है इसको नीचे, वो कितनी है? हमारी अप्लाइड फोर्स P प्लस इसके वेट का mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? अगर जीरो एक्सेलरेशन में मान लूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं मानूँ ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो P प्लस mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फर्दर पता है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और आर किसके इक्वल है? म्यू के mg cos थीटा। तो यहाँ से अप्लाइड फोर्स निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, एफ के माइनस mg साइन थीटा। तो फर्दर फोर्स बन जाएगी, एफ के की वैल्यू रख दो, म्यू के इंटू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा। सारे में से जो mg है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये आ गई हमारी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो हम निकाल लेंगे वर्क। तो वर्क हमारा आ जाएगा अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो हमने फोर्स लगाई उसने कितना वर्क किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो हमारे पास आ गया mg, s को मल्टीप्लाई करेंगे mgs इंटू म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो बच्चा पार्टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वो ये आ गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया पिछले केस में जो आपने देखा था उससे, कि नीचे उतारना इजी है, क्योंकि देखो माइनस हो रहा है।
ठीक है ना। नीचे उतारना इजी है, ऊपर लेके जाना मुश्किल है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।